Hello everyone, this is ARK representing Anaka 9. We are going to start a very interesting session. जी हाँ, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इस सेशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जी हाँ, आपके साथ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, जैसे इफ IBC does not protect the interests or claim of a partner against another partner or firm, NCLT मुंबई बैंक की जजमेंट थी। इंटरेस्टिंग सेशन जब ही बनता है जब आपको उसके प्रोविजंस अच्छे से पता हो। मतलब अगर आपको जब अच्छे से पता होगा कि किन सेक्शंस में IBC ये डील करेगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म की, तभी आपको पढ़ने में और उसको एनालिसिस करने में मजा आएगा। बट डियर ऑल, एक सिंपल वर्ड में अगर बता दूं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 ऑफ IBC सेक्शन की अगर हम बात करें 94 to 120, ये डील करते हैं किससे? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म। सेक्शन 94, सेक्शन 95 जब ये बात करेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 94 में जो डेटर है वो अप्लाई करेगा, 95 में क्रेडिटर अप्लाई करेगा। किसके लिए? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। मैं आपको फटाफट से एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, डियर ऑल, मेरा मोटिव हमेशा आप लोगों को पढ़ाने का यही रहता है कि मैं टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात करूं और सीधी बात समझाऊं। मैं आपको पहले कोई लंबा चौड़ा भाषण लेके नहीं समझाऊंगा कि पहले मोटिवेशन स्पीच स्टार्ट करूं। माय पॉइंट इज दैट हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। और यहाँ जो मैं सेशन आपको कह रहा हूँ इसलिए अटेंशन के साथ पढ़िएगा। अगर पहले आपने फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस पढ़ा हुआ है तो ये सेशन आपके लिए ईजी हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मक्खन की तरह समझ में आएगा। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तब भी सेशन आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा काफी सारी एस्पेक्ट्स वही हैं जो फर्स्ट स्टार्ट प्रोसेस में हमने पढ़ी हैं। जैसे फटाफट से बताते हैं अभी आपको, सेक्शन 94 के अंदर डेटर अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है बेटा इस केस के अंदर? DRT। अब बहुत सारी मैं बताऊं आपको, देखो क्वेश्चन राइज होगा आपके माइंड में कि सर अभी आपने हमको एक केस लॉ दिखाया, इसमें लिखा हुआ है कि you know what, IBC does not protect the interests or claim of a partner against another partner or firm। NCLT मुंबई, सॉरी NCLT मुंबई बीच में कहां से आ गई? जबकि DRT तो आपने बता रखा है हमको, यहाँ पर आपने हमको क्या बताया? DRT कि इंडिविजुअल के केसेस में और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो DRT होती है, या अपील अथॉरिटी कौन सी होगी? DRAT, अपील अथॉरिटी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट सर इस केस के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म का जजमेंट जो है वो NCLT दे रही है? क्या सर उसे हक है देने का? बताएंगे, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए याद देखिएगा डियर ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा सेशन, क्योंकि सेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल में जाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। इवन इस केस लॉ को जो हम लोग केस लॉ यहाँ बता रहे थे आपको अभी, इस केस लॉ के ऊपर मैं आपको जजमेंट को भी क्लियर करूंगा विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रेफरेंस। सो पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ध्यान सुनिएगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें IBC के चैप्टर 3 पार्ट 3 को पढ़ना होता है, जिसमें सेक्शन 94 से 120 तक डील होता है किससे? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से। अगर जब ये रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसको कैसे से इनिशिएट किया जाएगा? जैसे मैंने बताया सेक्शन 94 में कौन करेगा? डेटर, एंड 95 के अंदर क्रेडिटर। अब ये खुद भी कर सकते हैं या फिर ये एप्लीकेशन अपनी फाइल कर सकते हैं थ्रू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फटाफट से एक बार बात सुन लीजिएगा ताकि आपको एक बार प्लेन रीडिंग जब करेंगे तब और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। उससे पहले थोड़ी सी एस्पेक्ट समझते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? आपने देखा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन आप या तो खुद दे दीजिएगा, मतलब डेटर खुद दे देगा, या फिर क्रेडिटर देगा। जहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको पहले बता दूं, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट हो रहा है, मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और वो डेटर है, वो अप्लाई कर रही है, तो उसमें एक पार्टनर नहीं कर सकता। उस पार्टनर को, सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर के साथ में, या तो सारे पार्टनर साथ में या मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर साथ में ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल करनी है। ऑलराइट, तो पार्टनरशिप फर्म अगर यहाँ पे डेटर है तो बाकी के सारे पार्टनर्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सिंपल बात है। अच्छा, इसके अलावा समझो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये कंसीडर करेगा एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन कंसीडर कब होगा? देखिए समझिएगा, क्या होता है, जैसे अगर एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटर खुद फाइल करता है या क्रेडिटर खुद फाइल करता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को, जी हाँ IBBI
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शंस देती है कि आप हमें नॉमिनेट करके दीजिएगा कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो दो एस्पेक्ट्स हो गई, या तो डेटर या क्रेडिटर खुद किसी को नॉमिनेट करके मतलब अपॉइंट कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, उसके थ्रू वो एप्लीकेशन जाएगी, या फिर क्या होगा अगर उन्होंने नहीं किसी आरपी के थ्रू, आरपी मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है, तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी बाय ऑर्डर किसको बोलेगी, आईबीबीआई को, फिर आईबीबीआई नॉमिनेट करेगी और फिर वो पर्सन जो नॉमिनेट करेगी उसको एडजुडिकेशन अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, क्लियर, एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वही करेगा क्या, रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, एग्जामिन करेगा, अपनी रिकमेंडेशन देगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट हो जानी चाहिए, ऑलराइट, अंडर फॉर दिस प्रोसेस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए। याद रखिएगा जब ये एप्लीकेशन यहां से सबमिट यू नो व्हाट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को मिलेगा और वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, उसी के बेसिस की, उसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एडजुडिकेशन अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि एप्लीकेशन को एडमिट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ये एस्पेक्ट्स भी हमने फेयर स्टार्ट प्रोसेस में समझी थी। अच्छा, अब यहां कई सारे एस्पेक्ट छोटी छोटी हम वापस समझ लेते हैं, जैसे कुछ डेट्स जो कि ऑफ कोर्स यहां इंक्लूड नहीं होंगे। कैसे सर, कैसे डेट्स? आपको याद होगा हमने बात की थी एक्सक्लूडेड डेट्स की, तो उन्हें भी यहां कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक्सक्लूडेड डेट्स आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो भी लायबिलिटीज ऑफ फाइन आपके ऊपर कोर्ट ने, आपके ऊपर मतलब डेटर के ऊपर है ना इम्पोज किया हुआ है, वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा सर? वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सर, लेकिन सर ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समझेगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, डेटर एक रीपेमेंट प्लान बनाता है और वो रीपेमेंट प्लान जो होता है उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर कंसीडर करता है, और जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर कंसीडर करता है और उसे अगर अप्रूव कर देता है रीपेमेंट प्लान को, सर ये रीपेमेंट प्लान क्या होता है इससे भी अभी डिटेल में बताऊंगा। रीपेमेंट प्लान का मतलब यहां पर यह है कि अंडर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किस तरीके से क्रेडिटर का पेमेंट मिले, ऑलराइट। तो यहां पर डेटर का बिजनेस भी कंटिन्यू चलता रहे, या जो आपका डेटर का एसेट्स है उसको किस तरीके से यू नो व्हाट डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ये सारा का सारा काम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करेगा। तो अगर ये रिपेमेंट प्लान अप्रूव हो जाता है, वेल एंड गुड, डेटर अपना लाइफ कंटिन्यूस एंजॉय करो विद योर एग्जिस्टिंग वेंचर, जो आपका एग्जिस्टिंग वेंचर सब एंजॉय कीजिएगा। लेकिन अगर ये रिपेमेंट प्लान अप्रूव नहीं होता तो यहीं से सेक्शन 120 के बाद से हम कहानी स्टार्ट कर देते हैं 121 के अंदर बैंकरप्सी। जैसे कि कॉर्पोरेट डेटर केस में होता है कि अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्लान सक्सेस नहीं होता वहां पे, ऑलराइट, वहां पर भी अगर कॉर्पोरेट डेटर केस में अगर रजिस्ट्रेशन प्लान सक्सेस नहीं होता है तो आप लोग जानते होंगे कि लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही अगर यहां पर भी रिपेमेंट प्लान सक्सेस नहीं होता है, इन दैट केस फिर उस इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट बैंकरप्सी प्रोविजन स्टार्ट हो जाते हैं। सर आप तो बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि पहले सेक्शन साथ अच्छे से समझ लें, फिर हम जब इसके आगे जाएंगे तो मैं आपके साथ वो केस लॉ भी डिस्कस करूंगा। सो चैप्टर 20 हम लोग बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 से, सेक्शन 94 to 120 डील विद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म। आइए देखते हैं। Now, the most important thing which we are going to discuss in this session, sections. अब देखिएगा मेनली पर्पस क्या है इस कोड को लाने का, कि डेटर की वैल्यू की, एसेट्स की जो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके। सोच के देखिएगा, जब पेमेंट की बात आती है, रिपेमेंट की बात आती है, तो डेटर की एसेट्स से उसको रियलाइज करता है। बट अगर हम इसे नॉर्मली अगर हम सिविल प्रोसीडिंग्स के थ्रू रिकवरी करने जा रहे हैं, और आप लोगों ने अच्छे से सुना भी है सहारा ग्रुप के केस में कि एसेट्स की वैल्यू कहीं ना कहीं जो 4,500 करोड़ की वैल्यू वाली एसेट्स थी, वो रिकवरी होने तक, जजमेंट ऑर्डर आने तक कहीं ना कहीं वो 700-750 करोड़ का ही रह गया। तो वैल्यू ऑफ जो एसेट्स थी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया। एंड डू यू रियली बिलीव दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप को ये प्रमोट करेगी एस्पेक्ट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। सो व्हाट द प्रोविजन ऑफ द कोड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्सन इन ऑर्डर टू promote entrepreneurship in the country and also increase the availability of credit of economy and balance the interests of all stakeholders. क्लियर हो रहा है? सेक्शन 94 to 120 of chapter 3rd of part 3rd of insolvency bankruptcy code 2016 deal with the insolvency resolution process for individual and partnership
फर्म, यही डिस्कस किया हमने भी। सेक्शन 94 के अंदर क्या होगा, जो डेटर है वो अप्लाई करेगा अंडर फॉर इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस। अंडर सेक्शन 94 डेटर कैन अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस। कैसे करेगा, फटाफट से रीड करेंगे, मॉड्यूल लेके आइएगा अपने साथ में। डेटर हु कमिट्स अ डिफॉल्ट में अप्लाई टू एडजॉइनिंग अथॉरिटी, एडजॉइनिंग अथॉरिटी यहाँ पर डीआरटी है। और बार बार आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप यहाँ डीआरटी बता रहे हैं पर यहाँ जजमेंट जो लिखा हुआ है वहाँ पे एनसीएलटी लिखा हुआ है। बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बताएंगे, सारी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। डीआरटी for initiating the insolvency process by submitting an application with the such fees in such form as may be prescribed, either personally or through the registered professionals, या तो खुद कर लीजिएगा या registered professional के थ्रू कीजिएगा। Where debtor is a partner of a firm, such debtor shall not apply for adjoining authority for initiating the insolvency process in respect of the firms unless all or majority of partners of the firm files application jointly। ये भी अब छोटी सी बात हम अपने माइंड में रखेंगे, अगर पार्टनर्स कर रहे हैं तो याद रखिएगा अकेले एक पार्टनर नहीं करेगा, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर या सारे पार्टनर मिलके ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 94। Adjudicating application for initiating insolvency process shall be submitted only in respect of debts which are not excluded, और excluded debts हमने अच्छे से समझे हुए हैं। देखिए आपको याद होगा हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था, लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, इसको याद रखिएगा यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सेम liability of paid damages for negligence, nuisance, or breach of statutory, contractual, other legal obligations, या पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स। कौन कौन से लॉ बताए थे आपको याद करेगा, अगर हिंदू लॉ के अंदर कोई मेंटेनेंस पे करना है, मुस्लिम लॉ के अंदर हो सकता है, पारसी लॉ में हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हो सकता है, या मेंटेनेंस एंड ऑफ सीनियर सिटीजन, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन के केसेस में हो सकता है। मतलब ये सारे वो बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जहां पर मेंटेनेंस पे ऑफ करने की बात आ रही है तो उस केसेस में भी याद रखिएगा ये कंसिडर्ड नहीं होंगे। या कह रहा है कोई भी स्टूडेंट लोन है, ये डेट्स को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर कैरी नहीं किया जाएगा। ऑलराइट सर, ये क्लियर है हमको। एडजुडिकेट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, for dealing with the insolvency process, insolvency and bankruptcy for individuals and partnership is that recovery tribunal, and इसी की appellate authority कौन है, appellate tribunal कौन हो गया, authority that recovery appellate tribunal। However, where a corporate insolvency process or liquidation proceedings of a corporate debtor is pending before NCLT, ध्यान से सुनना, which is very very important, ये छोटा मोटा लाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। कह रहा है सर, क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर इज पेंडिंग बिफोर एनसीएलटी एंड एप्लीकेशन रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी ऑफ अ पर्सनल गारंटर ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड बिफोर द एनसीएलटी। क्या हो रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, यहां कह रहे हैं where a corporate insolvency resolution process or liquidation proceedings of a corporate debtor आपको याद होगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे LLPs की, कंपनीज की, is pending before NCLT and application relating to insolvency resolution, liquidation और bankruptcy of a personal guarantor। अगर पर्सनल गारंटर का भी अगर हम बात करें, लेकिन जब कोई कॉर्पोरेट डेटर का कोई पर्सनल गारंटर है, देन इन दैट केस शैल बी फाइल्ड बिफोर द एनसीएलटी, वो डीआरटी में नहीं जाएगा। याद रखिएगा, पर्सनल गारंटर अगर है तो वो पर्सनल गारंटर का भी एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट डेटर का अगर कोई पर्सनल, वापस बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट डेटर का पर्सनल गारंटर है तो उसका भी एप्लीकेशन आ जाएगा एनसीएलटी में। क्लियर एकदम। ऑलराइट, एक्सक्लूडेड हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर करता है कि जब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ना तो कुछ और बात देखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो डेटर है वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, या वो अंडरगोइंग है, या फिर अंडरगोइंग फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में जा रहा है, या हो सकता है बैंकरप्सी में जा रहा है, या ऐसा भी तो हो सकता है इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस में गया है। देखो सेक्शन 94, a debtor cannot make an application for initiating insolvency process only if he is not under such. Now, 94, a debtor can make an application for initiating insolvency process only if he is not under such bankrupt, undergoing fresh start process, undergoing for insolvency process या bankruptcy प्रोसेस। सेक्शन 121 से हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बैंक्रप्सी कब करेंगे, जब रीपेमेंट प्लान फेल हो जाएगा, क्रेडिटर
कि कमेटी कहेगा नहीं हम ये पेमेंट प्लान से सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब डीआरटी अपना जजमेंट देगी और फिर प्रोसीड किया जाएगा फॉर बैंक्रप्सी। ऑलराइट, तो अगर 4 बातों में भी अगर वो डेटर है तो भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा। कौन सा कह रहे हैं, देखो वापस रीड कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। 94 अ डेटर कैन मेक एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ओनली इफ ही इज नॉट undischarged bankrupt या फिर is not undergoing for fresh start process हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, या इंसॉल्वेंसी सॉल्यूशन प्रोसेस में या फिर बैंक्रप्सी। ठीक है, अगेन a debtor shall not be eligible to apply for insolvency process if application regarding insolvency process has been admitted by adjudicating authority in respect of debtor during the period of 12 months preceding the date of submission of application under this section। बोला अगर पिछला 12 महीने के अंदर एप्लीकेशन आपका ऑलरेडी एडमिट किया हुआ है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के, किसने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो बोला वापस से एप्लीकेशन मत लेकर आ जाओ भाई, 12 महीने का एक्सपायर भी नहीं हुआ टाइम पीरियड और तुम फिर एप्लीकेशन लेकर आना, नहीं। ऑलराइट ना, सेक्शन 95 में याद देखिए, सेक्शन 95 की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्रेडिटर फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, और क्रेडिटर की भी इंटरेस्टिंग बात समझ रहे हैं यहां पे। जब क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेगा अगेंस्ट द डेटर, वो खुद भी कर सकता है या थ्रू रिजर्व प्रोफेशनल भी कर सकता है। क्रेडिटर अकेला भी कर सकता है या किसी और क्रेडिटर के साथ ज्वाइंट भी हो सकता है। देखो 95 कहता है apply authority initiating insolvency process by submitting an application with fees and form as may prescribed either by himself jointly with other creditor or through a relation professional। So creditor may apply under this section in relation to any partnership that owes to him। देखो इंटरेस्टिंग है, अगर कह रहा है कोई any partnership that owes to him for initiating insolvency process against any one or more partner of the firm or firms, बात पकड़ में आ रहा है, अगेंस्ट किसी भी पार्टनरशिप के फर्म की किसी एक, यहां कहता है अगेंस्ट एनी पार्ट वन और मोर ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म और द फर्म। अगर क्रेडिटर को लगा, क्रेडिटर कर सकता है क्या, ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगेंस्ट पार्टनर, कर सकता है किसी भी पार्टनर के, हाँ जी सर, एनी पार्टनर कर सकता है, या फर्म के खिलाफ भी कर सकता है, या एक से ज्यादा पार्टनर के खिलाफ भी कर सकता है एप्लीकेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की एप्लीकेशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर कि एक ही कंपनी की फर्म के एक से ज्यादा पार्टनर्स के अगेंस्ट एप्लीकेशन आया हुआ है, ठीक है, तो उन सभी एप्लीकेशंस को कंसोलिडेट कर देंगे। समझ आ रहा है, यहाँ पे सेम कॉजेज होंगे तो उन्हें कंसोलिडेट कर देंगे। देखो, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अगेंस्ट वन पार्टनर इन अ फर्म, एनी अदर एप्लीकेशन अगेंस्ट अनदर पार्टनर इन द सेम फर्म shall be presented in or transferred to an authority in which the first mentioned application is pending for adjudication, and adjudicating authority may give such directions for consolidating the proceedings under the application as in fit। फिर क्या करेंगे, उसको एक ही एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा, मतलब एक ही यहाँ पे कवर कर ली चाहिए। अब देखो 95 के अंदर ऐसा नहीं है कि आप उठ के चल दिए और जाके एप्लीकेशन फाइल कर दिया, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, that owns you by debtor to the creditor and creditor submitting the application for insolvency process as on date of एप्लीकेशन। अब देखो क्या क्या बातें हैं यहाँ पर, डेट्स ओन्ड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर टू द क्रेडिटर, तो आपको ये बताना होगा कितना अमाउंट आपको लेना है, इसका डिटेल दीजिएगा, ठीक है। सेकंड, फेलियर बाय डेटर टू पे द पेमेंट विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द डिमांड नोटिस। आप ये जानते होंगे कि क्रेडिटर यहाँ पे आप देखिएगा क्या करेगा, अपना एक डिमांड नोटिस भेजेगा, किसको भेजेगा, डेटर को, कि भाई विद इन 14 डेज में आप मुझे पेमेंट दीजिएगा या रीजन जस्टिफाइड करके दीजिएगा। तो ये बात भी यहाँ पे साबित करनी होगी क्रेडिटर को कि हाँ मैंने डिमांड नोटिस भेजा था और विद इन 14 डेज मुझे कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। और रिलीवेंट क्या रहा है, रिलीवेंट एविडेंसेस ऑफ सच डिफॉल्ट और नॉन रीपेमेंट ऑफ डिविडेंसेस, ये भी उसको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग अकाउंट ट्रांजैक्शंस हुए तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो आपने किया होगा उसका डिटेल लीजिएगा कि हाँ ऐसा मेरे बैंकिंग चैनल के थ्रू यहाँ कोई पेमेंट मैंने रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ एविडेंसेस। तो यहाँ पर जब सेक्शन 95 के अंदर क्रेडिटर एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करेगा तो 3 एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा जाएगा। पहला यहाँ पे याद रखिएगा कि कितना डेट्स यहाँ रखेगा, इनसे लेना है मतलब रिकवर करना है किससे, डेटर से। सेकंड, डिमांड नोटिस एक्सपायर हो गया है, 14 डेज एक्सपायर हो गया लेकिन कोई रिपेमेंट इसको रिसीव नहीं हुआ है। एंड थर्ड, एविडेंसेस फॉर डिफॉल्ट, सच डिफॉल्ट। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, आप सब रखेगा एक्सेप्ट होने तक अभी हुई नहीं है,
इंट्री मॉरेटोरियम का मतलब है एडमिशन होने तक, एप्लीकेशन एडमिशन होने तक, एप्लीकेशन एडमिट होने तक इंट्री मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है। और मॉरेटोरियम के अंदर आप जानते होंगे कि क्रेडिटर कोई भी लीगल एक्शन या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं अगेंस्ट द डेटर वो स्टे लग जाता है। सेक्शन 96 इस बात को कहता है व्हेन एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर 94 और 94 डेटर या फिर 95 क्रेडिटर, interim moratorium shall commence on the date of application in relation to all debts and shall cease to have effect on the date of admission of such application, on the date of admission of such application, जब तक date of admission तक, admission के बाद फिर further process होगा, लेकिन admission तक interim moratorium start हो जाता है। interim moratorium हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने बताया था लीगल प्रोसीडिंग्स है या एक्शन है जो कि यहाँ पे क्रेडिटर ले नहीं सकता है। Where application has been made in relation to a firm, interim moratorium shall operate against all partners। जी हाँ, अगर फर्म के अगेंस्ट है, अगर एप्लीकेशन आई है, मान लीजिएगा फर्म के अगेंस्ट आई है इंटरिम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की, इन दैट केस मोरेटोरियम पीरियड फर्म के सभी पार्टनर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होगा कि पता लगा पार्टनर ए बी सी में पार्टनर ए है, उसके लिए इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट नहीं होता, क्रेडिटर उसके पीछे पड़ जाएंगे, बोला ऐसा नहीं है। Now, the provision of this section shall not apply to the transactions of course as may be notified by the central government in consultation with the financial sector regulator। अगर कोई ट्रांजैक्शन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर कौन होगा? आरबीआई हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सेबी है। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को याद देखिएगा यहाँ पर इनके साथ में डिस्कस करने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, ठीक है, तो उसको उस कैटेगरी को यहां पे हम कवर नहीं करेंगे, मतलब प्रोविजन वहां अप्लाई नहीं हो रहा है। अब यही प्रोसेस हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, यहां पर ही क्या हुआ, अब फर्दर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करेंगे एशियन प्रोफेशनल की। तो आपको बहुत सिंपल से याद होगा प्रोसेस में डिस्कस किया था, जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है उसके कितने 7 डेज में एडजुडिंग अथॉरिटी क्या करता है, देखो एप्लीकेशन कंफर्म, देखो सान सुनना, सेक्शन 94 and 95 टू आरपी एज अथॉरिटी डायरेक्ट इंसॉल्वेंसी बोर्ड ID IBBI विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंफर्म दैट। ध्यान सुनना कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं सुनिएगा, सेक्शन 94 और 95 में एप्लीकेशन एडमिट होने के विद इन 7 days एडजुडिंग अथॉरिटी IBBI को यह कहता है, डायरेक्शन देता है कि आप हमें ये कंफर्म करके बताइएगा कहीं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं लिया गया हुआ है जो है अभी पेंडिंग हो। और इसी बात को याद देखिएगा, याद देखिएगा 7 days के अंदर, विद इन 7 days के अंदर IBBI को कंफर्म करना पड़ता है कि या तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है। ऑलराइट, फिर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ। फर्दर where an application under 94 is filed by the debtor or creditor himself, अगर ऐसा भी हो जाता है कि डेटर क्रेडिटर खुद कर रहा है तो वहां पर रेजिडेंट अथॉरिटी आपको याद होगा ऑर्डर देगा IBBI को, और IBBI क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा किसी रेजिडेंट प्रोफेशनल को, फिर उसकी अपॉइंटमेंट करेगा कौन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर एकदम, सिर्फ इसको प्लेन रीडिंग से ही देखिएगा, जैसे यहाँ पे सहूलियत के लिए कर दूं, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा 7 days, अगेन IBBI को 7 days में अपना काम करना होगा, मतलब बताना होगा। अगर नहीं करते हैं तो याद देखिएगा एडजुडिंग अथॉरिटी को अगर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे तो 7 days के अंदर उसको इंटीमेट करेगा, देन 10 days के अंदर अपना आंसर मींस नॉमिनेट करके देगा रेजिडेंट प्रोफेशनल को, कौन, IBBI। ये सिर्फ अपने शेड्यूल में ऐसे डेट हाईलाइट कर लीजिएगा, डेज को नोट कर लीजिएगा बड़ा बनाकर, ताकि आपके लिए पढ़ना ईजी रहे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जैसे जानते होंगे, सेम हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ा था कि जो रीजनल प्रोफेशनल है उसके अपॉइंटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, डेटर क्रेडिटर को लगता है, तो दे कैन अप्लाई टू द एडजुडिंग अथॉरिटी टू रिप्लेस वूम रेजिडेंट प्रोफेशनल, एग्जिस्टिंग रेजिडेंट प्रोफेशनल को आप रिप्लेस कीजिएगा। सेम प्रोसेस वही स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा देखो, where debtor or creditor is opinion that the resident professionals under section 97 is required to be replaced, debtor or creditor may apply to the authority replacement of resident professional। फिर ये किसको बोलेगी, याद देखिएगा एडजुडिंग अथॉरिटी किसको बोलेगा, IBBI, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन काम का करने किसका काम है, IBBI का रोल है वो। फिर ये नॉमिनेट करेगा इसको कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन बनना चाहिए, ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट करेगी उसका, और फिर जो ओल्ड मतलब पुराना वाला जो रिलेशन प्रोफेशनल होगा ना वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, सिर्फ आई जस्ट वांट टू से दैट डियर ऑल, जस्ट सिंपली प्लेन
मेक द प्लेन रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक, सिर्फ सिंपली एक बार पढ़ना है, रीड करना है इसको, ठीक है। नाउ here comes some important aspects. Section 99 यहाँ पे कहता है submission of report by registered professionals. अब यहां से सोच के देखिएगा, एप्लीकेशन आया, अब इसका ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वो कंसीडर करेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन को एडमिट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, तो एक रिकमेंडेशन देता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। 99 कहता है आरपी एग्जामिन द एप्लीकेशन सेक्शन 94 और 95 within 10 days, हाईलाइट कर लीजिएगा, within 10 days from date of appointment and submit a report to the adjudicating authority recommending approval or rejection of application with regard to the initiation of insolvency process where application has been filed under section 95 required। अब ये क्या करेगा, आरपी डेटर को बोलेगा, डेटर टू प्रूव रिपेमेंट ऑफ डेट क्लेम अंडर अनपेड बाय द क्रेडिटर बाय फर्निशिंग। ध्यान सुनना, अब आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी, आरपी कहेगा डेटर आप ये बात साबित कीजिएगा कि आपने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया है। तो उसके 3 तरीके हैं, या तो वो बोलेगा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट किया है, या मैंने चेक प्रोवाइड किया था, या मैंने एक्नॉलेजमेंट जो थी साइन कराई थी। क्या 3 तरीके हैं, एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ अनपेड अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द डेटर, एविडेंस ऑफ एनकैशमेंट ऑफ चेक इशूड बाय द डेटर, या एक्नॉलेजमेंट साइन बाय द क्रेडिटर एक्सेप्टिंग द रिसिप्ट ऑफ ड्यूज। 3 तरीके हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, पेमेंट थ्रू चेक और एक्नॉलेजमेंट साइन, सिग्नेचर साइनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट। क्या हो रहा है, अब ये क्या काम हुआ यहाँ पर, जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल जब अपनी रिपोर्ट बना रहा है तो रिपोर्ट बनाते वक्त वो यहाँ पर इन 3 एविडेंसेस को भी कंसीडर करेगा। डेटर से बोलेगा डेटर आप इस बात को बताओ, अगर आपने पेमेंट किया क्रेडिटर का तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर किया है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के डिटेल्स दीजिएगा। और याद देखिएगा सबका सब ये बनता क्या है, एविडेंस एंड albeit evidence, मतलब very very important evidences हैं ये। Now, where that for which an application has been filed by creditor is registered with the information utility, आपको याद होगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो क्या करती है, सारा डेटा मेंटेन करती है डेटर्स का। अगर याद देखिएगा आपकी एप्लीकेशन जो क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिटर जो फाइल कर रहा है अगेंस्ट द डेटर, अगर वो एप्लीकेशन अगर है किसके साथ में, याद देखिएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास उसका डेटा मेंशन है, तो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर जो डेटर है वो चैलेंज नहीं कर सकता है क्या, वैलिडिटी ऑफ डिस्प्यूट। दैट्स मतलब सर, मतलब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है, देखिए दैट फॉर विच एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय क्रेडिटर इज रजिस्टर्ड विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, the debtor shall not be entitled to dispute the validity of such debts। कि यार ये डेट्स तो है ही नहीं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी याद रखिए डेटर का कंप्लीट डिटेल निकालकर याद रखिएगा उसी के बेसिस पर एक इंफॉर्मेशन बना कलेक्ट करती है, और वही इंफॉर्मेशन रीजन प्रोफेशनल्स याद रखिएगा यूज करते हैं उस इंफॉर्मेशन का, ताकि ये एसर्टेन कर सके कि एक्चुअली डेट एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास इंफॉर्मेशन, तो फिर उसको वो नकार नहीं सकता, मना नहीं कर सकता डेटर कि हाँ ये डेट तो है ही नहीं। All right. Now, for the purpose of examining the application with regard to initiation of insolvency process, the RP may seek the further information। जी हाँ, और explanation मांग सकता है, किससे मांगता है, डेटर से मांग सकता है further information, क्रेडिटर से मांग सकता है, या कोई और पर्सन उससे मांग सकता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, person from whom information explanation is sought shall furnish such information explanation within 7 days from date of receipt of the request of the RP। Now, RP shall examine the application and ascertain that application satisfy the requirement prescribed under section 94 and 95, या तो 94 95 की जो requirements को satisfied कर रहा है। Applicant has provided information given the explanation sought by the RP। क्यों ऐसा करता है, वो ये तो satisfied करेगा ना, कहीं exclude dates तो कवर नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई और proceedings तो नहीं चल रहा है, ठीक है, एक्चुअल ये dates exist कर रहे नहीं कर रहे हैं, सारे evidences को collect करने का, अभी जैसे हमने बोला डेटर से evidences लेने वाली बात को भी। After examination, RP may recommend the acceptance or rejection of the application of his report. Regional professional find that debtor is eligible for fair start process। अब यहीं पर ही वो रेफर कर देता है, या तो बोलेगा RP कि हाँ ये तो एलिजिबल है, किस लिए, fair start प्रोसेस के लिए डेटर, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो 81 to 93 हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। या RP अगर shall submit a report or recommending the application by debtor under section 94 to be treated as the application in section 81 for fair start process। 81 के अंदर आप फर्स्ट प्रोसेस के लिए भी आपको रिकमेंड कर सकता है। तो ये किसको देगा, ये दे रहा है किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट पे। तो यहाँ पे जैसे सारे एविडेंसेस रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो कंसीडर करेगा कि कहीं डेटर एलिजिबल है अगर किसके लिए, फर्स्ट प्रोसेस के लिए, तो फिर वो फर्स्ट प्रोसेस में जाएगा। एंड जो भी उसका रीजन होगा देखिएगा आरपी का, उसको वो रिकॉर्ड करेगा रीजन। अगर वो एक्सेप्टेंस करता है तो उसका रीजन रखना पड़ेगा, और वो रिजेक्ट कर रहा है अगर एप्लीकेशन को अपनी रिकमेंडेशन पे, तो उसको रिकॉर्ड रखना है रीजन। एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन सेक्शन 100 बोलता है
Adjudicating authority means DRT within 14 days of the date of submission of report by the relation professionals under section 99 pass either admitting or rejecting the application under section 94 और 95. अब यहीं से आगे स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस का रीपेमेंट प्लान बनाने का. देखो, adjudicating authority admit an application for initiation of insolvency resolution process on the request of RP, then executive authority shall issue instruction for the purpose of conducting, important है याद रखना, conducting negotiation between the debtor and creditor for arriving at a repayment plan. कि भैया अभी क्या करो, डेटर क्रेडिटर आपस में बैठ के नेगोशिएट करो, डेटर आप अपना रिपेमेंट प्लान बनाओ, सबमिट करो, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको कंसीडर करेगा और उसके बाद में याद रखिएगा अगर वो रिपेमेंट प्लान पर प्रूव हो जाता है देन वेल एंड गुड. Adjudicating authority shall provide a copy of order passed along with the reports of the decision professionals under section 94 to the creditor within 7 days from date of passing of the said order. fresh start process में पड़ा था 2 days, यहाँ कितना बोल रहे हैं 7 days का टाइम पीरियड रहेगा. 7 days के अंदर ही कॉपी ऑफ ऑर्डर देना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या होगा, एप्लीकेशन 94-95 rejected by adjudicating authority on the basis of this report submitted by the RP. Application was made with intention to defraud क्रेडिटर. ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन किस लिए बनाई, आपने लगाई थी, आपने क्रेडिटर डेटर ने लगाया था किस लिए, डिफॉल्ट करने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए इसको, रिलेशन प्रोफेशनल को. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा सुन तू तो सुधरेगा नहीं रे बाबा, तू काम कर, बैंक्रप्सी में जाएगा तेरा ऑर्डर. सेक्शन 21 to 148. मतलब सर यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फर्दर कह देगा अगर यहाँ पर अगर इंटेंशनली कंफर्म हो जाता है कि ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की एप्लीकेशन लगाई जा रही है ये किस लिए लगाई जा रही है, डिफॉल्ट करने के लिए, इन दैट केस सेक्शन 120 to 148 बैंक्रप्सी के लिए एंटाइटलमेंट आ जाएगी क्रेडिटर के पास में. ऑलराइट, वहीं पर अगर हम देखें मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा. मॉरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा सर, 180 डेज का रहेगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेके, या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से काउंट करेंगे 180 डेज, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन से, या एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बोल रहे हैं वापस लीजिएगा, या रिपेमेंट प्लान के ऑर्डर को अप्रूव करने तक, दोनों में से जो पहले पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसका 100 डेज बोल रहे हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे. कहां से, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन से 100 डेज काउंट कीजिएगा, या फिर रिपेमेंट प्लान को ऑर्डर के अप्रूव करने से, इन दोनों में से पहले जो पीरियड स्टार्ट हो गया वहां से 100 डेज स्टार्ट करेंगे. सर कैसे कह रहे हैं आप, दो बातें हैं ना मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो. या तो हम बोल रहे हैं डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, या फिर बोल रहे हैं डेट ऑफ अप्रूव रिपेमेंट प्लान. इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहला आ रहा है, यहां से स्टार्ट होगा क्या, 180 डेज, वो उसको बोलेंगे मॉरेटोरियम. दोनों में से पहले जो स्टार्ट हो रहा है. राइट, देखो now when application for initiating insolvency process is admitted in section 100, a moratorium shall commence in relation to all debts and shall cease to have effect at the end of period of 180 days beginning with the date of admission of application or on the date of adjudicating authority passes an order for repayment of plan under section 114, whichever is earlier. clear हो रहा है, whichever is earlier, date of admission of application, या फिर हम बोल रहे हैं डेट ऑफ अप्रूव ऑफ रिपेमेंट प्लान. कौन करेगा, बाय डीआरटी बोल रहे हैं, यहाँ देखिएगा बाय डीआरटी. ठीक है, विच एवर इज अर्ली, तो 180 डेज यहां से स्टार्ट होंगे इन दोनों में से. ऑलराइट सर, ना ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड आप लोग जानते हैं कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा. Creditor shall not initiate any legal actions, of course, and debtor shall not transfer, alienate, encumber, dispose of any of the assets or the legal rights or beneficial interest in. किसी भी एसेट्स के अंदर उसके चाहे लीगल राइट्स हैं या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ या ट्रांसफर नहीं करेगा मॉरेटोरियम पीरियड में. ना सेक्शन 96 कहता है मेड रिलेशन टू अ फर्म और मॉरेटोरियम, ऑफ कोर्स अगर फर्म के केस में होगा तो मॉरेटोरियम पीरियड सभी पार्टनर्स के लिए हो जाएगा. Operate against all partners of the firm and shall not apply to such transaction as may be notified the central government after consult with the financial sector regulator. जब ये काम हो गया यहाँ पे आप देखिएगा अब एक पब्लिक नोटिस आ जाएगा ताकि भाई आप जो क्रेडिटर लोग हैं अपना क्लेम यहाँ पर अपना सबमिट कर सकें आरपी को, फिर आरपी उसी को कंसीडर करेगा और फिर उसी रिपोर्ट प्रिपेयर करके किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को. नाउ सेक्शन 102 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पब्लिश अ नोटिस विदिन 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर. 100 पे पढ़ा था ना अभी. ऑलराइट, 100 क्या करेगा, फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल क्रेडिटर्स विद इन 21 डेज. आप देख लीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा साइड में अपने मॉड्यूल्स में, 21 डेज. ऑलराइट,
21 डेज, 21 डेज में मिलेगा, मतलब अपना क्लेम आपको राइज करना है 21 डेज में आ जाइएगा। ऑलराइट, नाउ डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम द क्रेडिटर शैल इंक्लूड। अब क्या क्या लिखा होगा उसके अंदर देखना, नोटिस के अंदर, पब्लिक नोटिस में, डिटेल ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन, डिटेल ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन, पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, पार्टी कौन है, किसने डेटर है, डेटा का डिटेल पूरा होगा, क्या क्लेम एडमिट किए जाएंगे, पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोफेशनल जिसके साथ आप अपने क्लेम को रजिस्टर करा सकते हैं, विद whom claims are to be registered, ऑलराइट, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स। 3 एस्पेक्ट्स होंगी नोटिस के अंदर, डिटेल ऑफ द क्लेम्स कंप्लीट होगा, डिटेल्स ऑफ द यू नो व्हाट पर्टिकुलर्स ऑफ आपका आरपी जिसके साथ आपको क्लेम रजिस्टर कराना है, एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम। Notice shall issued by the Education Authority for inviting claims shall be published in one in at least in English and vernacular newspaper circular in the state where the debtor resides, जहाँ रहता है उस स्टेट में होगा, and shall be affixed in the premises of the Education Authority। प्रैक्टिकली होता है, याद रखिएगा, जो premises होता है एजुकेशन अथॉरिटी के, यूजुअली जो यू नो व्हाट प्रोसीडिंग रूम्स होते हैं उनके रूम के बाहर ये फिक्स कर दिया जाता है, प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ठीक है। एंड शुड बी प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द एजुकेशन अथॉरिटी, डीआरटी की वेबसाइट पर इसको प्लेस कर दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से भी कंसिडर कर सकें, देख सकें इसे। नाउ रजिस्टरिंग ऑफ क्लेम सेक्शन 123 कहता है क्रेडिटर शैल रजिस्टर क्लेम्स विद द रेजिडेंट प्रोफेशनल्स बाय सेंडिंग डिटेल्स ऑफ द क्लेम्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कुरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर लेटर, and creditor shall also provide the registered professional personal information and particulars as may be prescribed। डिटेल बताना पड़ेगा ना क्रेडिटर को कि इसका पर्सनल डिटेल क्या है, उसका क्लेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता है, ये ऑप्शन समझिएगा, एग्जाम के नाम से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता है, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू कर सकता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू कर सकता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, अब यहाँ पर इसका ड्यूटी आ गया, आरपी का तो प्रिपेयर करेगा। 104 provides that RP within 14 days, बड़ा फिर कह रहे हैं लिखिएगा साथ में 14 days issue public notice to prepare a list of creditor on the basis of information disclosed in the application filed in section 94 and 95, तो कौन लोग हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएगा, and claim received by the registration profession under section 102, मतलब पब्लिक नोटिस आने के बाद से 102 के अंदर पब्लिक नोटिस इशू किया उसके बाद क्लेम्स आए, ठीक है सर ना। अब रिपेमेंट प्लान आ गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर यही बेचारा सक्सेस नहीं हुआ ना तो डेटर जो है आपका कहां जाएगा, बैंक्रप्सी के अंदर, सेक्शन 121 से 148 के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 105 कहता है डेटर शैल इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड प्रोफेशनल प्रिपेयर अ प्रीपेमेंट प्लान। याद देखिएगा डेटर किससे कंसल्ट करेगा, आरपी के साथ में, फिर प्रिपेयर बनाए करेगा रिपेमेंट प्लान, डेटर कंसल्ट करेगा साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल साथ में। कंटेनिंग ए प्रपोजल टू द क्रेडिटर्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट्स और अफेयर्स ऑफ द कंसर्न डेटर, उसके बिजनेस को लेके या कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, आप भी बताओ। देखो कहता है रिपेमेंट प्लान में ऑथराइज और रिक्वायर द आरपी टू, आरपी को क्या ऑथराइजेशन मिलेगा रिपेमेंट प्लान से, कैरी ऑन डेटर बिजनेस और ट्रेड ऑन हिज बिहाफ और इन हिज नेम। दूसरा, रियलाइज द एसेट्स ऑफ द डेटर, जैसे डेटर की जो भी एसेट्स है उसको रिकलेक्ट करना, एंड एडमिनिस्टर और डिस्पोज ऑफ एनी फंड्स ऑफ द डेटर। 3 एस्पेक्ट्स जो है कवर की जाएगी रिपेमेंट प्लान में, और रिपेमेंट प्लान के अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रोफेशन को एक तरीके से ऑथराइज किया जाएगा कि आप क्या करो, डेटर का बिजनेस को कैरी करो, दूसरा आप रियलाइज करो उसके एसेट्स को, और तीसरा यहाँ पे जो कह रहा है वो डिस्पोज ऑफ करो जो भी उसके फंड्स हैं किसके, डेटर के। क्लियर हो रहा है, ये 3 एस्पेक्ट्स के लिए ऑथराइज किया जाता है इसको, रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को। नाउ रिपेमेंट प्लान शैल इंक्लूड जस्टिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच रिपेमेंट प्लान, a reason on the basis of which creditor may agree upon the plan, provision for repayment of fees to the registration professional and such other matters that may be prescribed। ये सारा डिटेल होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को फीस कितना दिया जाएगा, ठीक है, सारी एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन रिपेमेंट प्लान में। नाउ दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, छोटा सा टॉपिक है, रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल ऑन द रिपेमेंट प्लान। अब रिपोर्ट जब होगी, देखो ध्यान से रखना क्या क्या चीज कवर करती है वो, ये याद रखिएगा, कितने टाइम में बनेगी वो भी देख लेते हैं। आरपी शैल सबमिट रिपेमेंट प्लान रिपोर्ट अथॉरिटी विद इन 21 डेज। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आप लोग बड़ा लिख लेना, फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम अंडर सेक्शन 102। यहां पर हमने बताया था ना 102 के अंदर पब्लिक नोटिस आएगा, क्लियर एकदम। कितना दिन में लोगों को अपना क्लेम सबमिट करने का, 21 डेज। देखो यहाँ पर तभी बोल रहे हैं बड़ा लिख के चलो, देखो यहाँ पर 21 डेज बड़ा लिख के चलो। अब इसके बाद में क्या होगा, वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है तो उसे 21 डेज में सबमिट करनी है। तो रिपोर्ट में क्या क्या देखेगा, देखो पहला इंपॉर्टेंट बात, रिपेमेंट प्लान इज इन कंप्लायंस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रिपेमेंट प्लान इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, कि जो रिपेमेंट प्लान है इस पर लॉ है। दूसरी बात,
रिपेमेंट प्लान हैज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अप्रूव्ड एंड इंप्लीमेंटेड। रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है कि हाँ इसको अगर कैरी किया जाता है पेमेंट प्लान को, तो क्रेडिटर्स और डेटर का बिजनेस में कंटिन्यू चल सकता है और क्रेडिटर्स की पेमेंट भी हो सकती है। एंड दिस इज नेसेसिटी ऑफ समनिंग द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर इफ रिक्वायर्ड टू कंसीडर रिपेमेंट प्लान। और अगर उसको लगता है कि हाँ इसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर की जो मीटिंग बुलानी चाहिए, तो उसको मीटिंग को भी बुलाएगा। मीटिंग को कॉल करना या मीटिंग को नहीं कॉल करता है, तो दोनों के रीजंस को भी याद रखिएगा। रीजन प्रोफेशनल को मेंटेन करना पड़ता है। तो 3 एस्पेक्ट्स को यहाँ कवर किया जाएगा कि भैया ये एक जो रिपेमेंट प्लान है एज पर द लॉ है। दूसरा, ये वाइबल है रिपेमेंट प्लान। वाइबल मतलब जी हाँ यहाँ पर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं और मीटिंग ऑफ क्रेडिटर को अगर कंसीडर करता है कि बुलाना जरूरी है, तो वो फिर बुलाया जाएगा, क्योंकि यहीं पर ही रिपेमेंट प्लान को याद रखिएगा मॉडिफिकेशन की सजेशंस भी दे सकती है कौन, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। आइए देखते हैं। Now, provided where regional professional comments that meeting of creditor is not required to be summoned, reason for the same shall be provided. लिखना पड़ेगा, अगर नहीं बुलानी है मीटिंग तो सब रीजन दीजिएगा। एंड ये होता है अगर बुलाता है रिपेमेंट प्लान शेल स्पेसिफाई द ट्रेड, अगर मीटिंग करते हैं तो आपको रिलेशन प्लान में लिखना पड़ेगा डेट, टाइम, प्लेस। कौन लिखेगा ये बताएगा, रिलेशन प्रोफेशनल। वे मीटिंग शुड बी हेल्ड इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रिलेशन प्रोफेशनल मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर शुड बी समन। अब कहता है डेट ऑन विच मीटिंग इज टू बी हेल्ड shall not be less than 14 days and not more than 28 days, not more than 28 days from the date of submission of report by the relation professional। बात समझ आ रहा है आपको? अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मीटिंग बुलाना है तो बुलाइएगा, लेकिन नॉट अर्लियर देन 14 days, not earlier than 14 days and not later than 28 days। कहां से काउंट कर रहे हैं? फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द प्रोफेशनल, रिलेशन प्रोफेशनल। वहां से जनरली ये देखा गया है कि रिलेशन प्रोफेशनल देखेगा कि क्रेडिटर की कन्वीनियंस का मतलब है मैक्सिमम क्रेडिटर उस मीटिंग को अटेंड कर सके। तो ड्यूरेशन का गैप होना जरूरी है कि आपने रिपोर्ट सबमिट किया है, ठीक है, इसके बाद कम से कम 14 डेज बट 28 डेज अभी नहीं हो। आई होप यहाँ तक का सेशन आप लोगों को क्लियर होगा, इंटरेस्टिंग रहा है। एंड जैसे मैंने अभी आपको कमिटमेंट किया है कि मैं इसके अलावा इस केस लॉ को भी डिटेल में बताऊंगा कि एसेंशियलिटी का क्या यहाँ रोल है और जजमेंट क्या रहा, और फिर सारी एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। IBC डज नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्लेम ऑफ पार्टनर अगेंस्ट और अंदर पार्टनर क्लेम, क्या सब ये सारी एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बट मैं आपको बता दूं वो जब भी मजा आएगा जब एक बार ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। और भी केस लॉज हैं याद रखिएगा जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो बने रहेगा। गुड बाय, टेक केयर।